नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, 11/8/2022 का जो तीसरा शिफ्ट था उसका जो 25 मैथ क्वेश्चन था उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है, एक सेट में आपका 25 क्वेश्चंस रहता है हर एक सब्जेक्ट का। अब मैथ का 25 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो अच्छा क्वेश्चन होता है। वो किसी भी टॉपिक से हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसको ही हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आपको पता है 11 तारीख का जो तीनों शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट का 25 क्वेश्चन, 25 × 3 75 क्वेश्चन का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देख चुके हैं। ठीक है, पीडीएफ भी आपको फ्री में टेलीग्राम से मिल जाएगा। और इसके पहले इसका जो दो शिफ्ट था 11 तारीख का, उसका भी बेस्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो ये है शिफ्ट 3, इसका बेस्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से पिछले 2 साल से सीजीएल 2020, सीजीएल 2021 इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आसान तो मैं नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। लॉजिक, हर एक लॉजिक जो है क्लियर रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द 7 डिजिट नंबर, जो नंबर दिया गया है, इज डिविजिबल बाई 56। 56 अगर बोल दिया गया है मतलब क्या ना, इसको अगर दो प्राइम में, मतलब दो को प्राइम में अगर हम लोग तोड़ेंगे, प्राइम तो नहीं को प्राइम में, तो आ जाएगा आपका 7 और 8। What is the value of x² plus y for the largest value of y where x and y are natural numbers? अच्छा, y का जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट होना चाहिए और x² प्लस y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ध्यान से देखिए कैसे हम लोग x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर जो दिया गया है, x है, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है, y है, 4 है। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए, हम लोगों को 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, दोनों को ही काम में लेना पड़ेगा। पहले हम लोग 8 का लेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 7 का लेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, फॉलो कीजिए, स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। देखिए, हम लोग जानते हैं 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है, इसलिए हम लोग किसी भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लोग उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट के ऊपर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हुआ मतलब नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन इसके आगे और एक लेवल का ट्विस्ट है जहां पे हम लोग और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, ऐसे तो हम लोग को इसी नंबर के लिए देखना चाहिए बस 2y4। ठीक है, ये देखना चाहिए 8 से डिविजिबल है क्या नहीं वो चेक करने के लिए। अब एक चीज देखिए, 2y4। अब और एक चीज जो होता है, जो एडवांस वाला मैंने बताया कि नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए आप लास्ट से जो तीसरा वाला उस नंबर को देखो, मतलब जो 100 प्लेस में है। ठीक है, उस नंबर को देखो, मतलब यहाँ पे मैं इस नंबर का बात कर रहा हूं। अगर ये इवन हुआ, अगर ये इवन हुआ, ठीक है, तो आप लास्ट के 2 नंबर पे चेक कर सकते हो। क्लियर है बात? अगर ये ऑड हुआ तब आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट का जो 2 नंबर है उसमें आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करो। क्लियर हुआ रूल? मैं और एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसे तो हम लोग लास्ट का 3 नंबर के लिए देखते हैं, लेकिन उससे भी आगे एक जो शॉर्टकट होता है उसमें क्या होता है ना, लास्ट का 3 नंबर में जो 100 प्लेस में है, अगर वो इवन है, अगर वो ऑड है तो दोनों केस आता है। अगर वो इवन है तो कोई टेंशन नहीं, आप उस नंबर को छोड़ दो, आप लास्ट का 2 नंबर पे देख लो, जो यहाँ पे y4 है। अगर वो ऑड रहा तो हम लोग को क्या करना है ना, लास्ट का जो 2 नंबर है उसमें 4 ऐड करना है। ठीक है, 4 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसके ऊपर आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। ठीक है, देखिए मैंने बहुत कुछ बोला है, आप बस एक बार सीख लो, बहुत जल्दी जल्दी आप चेक कर पाओगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 है तो हम लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है, हम लोग y और 4 इसके ऊपर चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। मतलब y और 4, y की जगह ऐसा एक वैल्यू होना चाहिए जो 8 से सीधा डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है बात? अब y का अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो हम लोग 10 से चेक करेंगे, 8 10 80, 8 9 72,
और 8 8 64। तो आप देख रहे हो y का वैल्यू हो जाएगा जो दैट विल बी 6। लॉजिक आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 72 80 जो है उसमें लास्ट में 4 नहीं आ रहा है और नंबर होना चाहिए y का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटेस्ट। अच्छा, तो y का वैल्यू जो है हम लोग को मिल गया, दैट इज आपका 6। अच्छा, अब हम लोग 7 का चेक करेंगे, ठीक है। देखिए 7 का कैसे चेक करना होता है ना, हम लोग जानते हैं जो 1001 जो होता है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 1001 का जो डिविजिबिलिटी मतलब चेक करने का जो रूल है वही रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 7 के लिए भी, 11 के लिए भी, 13 के लिए भी, ठीक है। ऐसे तो 11 के लिए आपको पता होगा ऑल्टरनेट प्लेसेस का साम करके हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर 11 से डिविजिबल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी होता है 1001 जो है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए तो 1001 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम लोग 7, 11 और 13 इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है 15,600, ठीक है। तो ऐसा जब नंबर आएगा उसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। लास्ट से नंबर का लास्ट से 3 नंबर करके हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल मैं बता रहा हूँ ये 1001 के लिए भी है, 7, 11, 13 तीनों के लिए भी है, ठीक है। तो पहली बात हम लोग क्या करना है ना, जो लास्ट से जो यूनिट प्लेस है वहां से लेकर 3 डिजिट छोड़ के, मतलब लास्ट से 3 डिजिट आपको छोड़ना है और उसको डिवाइड कर लेना है, पार्ट कर लेना है। अब क्या करना है ना, अब आपको 600 में से 15 माइनस करना है। कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 585। अच्छा, अब आपको चेक करना है ये जो नंबर आया ये 7 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ। समझ में आया बात, क्लियर है क्या। जैसे अगर ऐसा आया नंबर, अगर ऐसा रहा मान लीजिए 515 और इधर आ गया आपका मान लीजिए 600, ठीक है। सॉरी मैं लिख दूं, नंबर जो है आपका 515 और है 600। आपको क्या करना है, राइट से आपको भाग करना है। अब क्या करना है, 600 में से 515 ये मतलब डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस 7, 11 या 13 से डिविजिबल हुआ तब आप समझ जाओ कि मतलब अब इंडिविजुअली चेक करोगे, 7 से हुआ तो ठीक है, 11 से हुआ तो ठीक है, 13 से हुआ तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो नंबर हम लोग को दिया गया है इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो 7 डिजिट अगर होगा कैसे हम लोग करेंगे, 3 करके पार्ट करेंगे, लास्ट से लेकर 3 करके पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, क्लियर है बात। आगे देखिए क्या करना है, 264 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, क्लियर है बात। अच्छा, तो 264 हो गया माइनस 894। अच्छा, अब यहाँ पे देख पा रहे हो 264 से अगर 894 को माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप ऑल्टरनेट भी ले सकते हो। आप एक काम करो, आप इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो। देखो चीज़ों में ये जो क्वेश्चन के लिए मैं जो बता रहा हूँ बहुत गहरा है, ठीक है, बहुत कुछ मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर इसको एक बार अच्छे से समझ जाओगे, आपको अगर लेयर बाय लेयर आपका दिमाग में बैठ जाएगा ना, उसके बाद से दिमाग आपका ऑटोमेटिकली काम करेगा। पहली बार थोड़ा सा आपको कष्ट होगा। अच्छा, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं, इसको प्लस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है ना, 894 माइनस 264, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग 894 माइनस 264, ये आ रहा है आपका 0 3 और आपका आ रहा है 630, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक सबको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस एक्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो पहले आपका माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। आप अगर ऐसे लोगे प्लस माइनस प्लस, तो अब माइनस अगर आ रहा है आपका नेट कैलकुलेशन में तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। आपको बस चेक करना है डिविजिबल 7 से होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों को एक्स का वैल्यू ऐसा लेना है जैसे 630 से माइनस करने के बाद वो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, x का वैल्यू 600, पहली बात 630 जो है ये खुद 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 9 63,
तो ये अगर खुद 7 से डिविजिबल है तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे तो हो सकता तो 630 ही आएगा, तो वो भी 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन x का वैल्यू क्या हम लोग 0 ले सकते हैं? x तो एकदम पहले है, किसी भी नंबर का पहला डिजिट अगर 0 कर देंगे तो ये 7 मतलब 7 डिजिट के बदले 6 डिजिट रह जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। लेकिन आप एक चीज देखिए, 7 के टेबल में गैप कैसे होता है? 7 का होता है 7, 14, 21। तो फिर से अगर 7 हम लोग माइनस करेंगे, 7 अगर माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा ऑब्वियसली वो 7 से डिविजिबल होगा। कितना आ रहा है आपका? देखिए नंबर आ रहा है आपका 623, ठीक है। आप चेक कीजिए, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 8 56, तो 6 आएगा, 7 9 63। क्लियर है बात? तो मैंने कैसा लॉजिक लगा ये पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 7। तो x का है 7 और y का पहले ही हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 6। तो x स्क्वायर प्लस y, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस आपका 6, तो 55 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। 8 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका भी एक एडवांस वाला बात मैंने बताया, जो आपको बहुत जगह पे आपको उसको मदद मिलेगा, ठीक है। और 7 से जो डिवाइड करना है, या 11 हो या 13 हो, ये वाला जो मेथड है ये बहुत जगह काम आएगा आपका। आपको 3 करके डिवाइड कर लेना है, नंबर का लास्ट से आपको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करना है और देखना है नेट रिजल्ट जो आ रहा है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है या 11 से डिविजिबल हो रहा है या 13 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तीनों के लिए सेम ही मेथड है। हालांकि 7 का 13 का तो अलग मेथड भी है और 11 का भी अलग मेथड है, लेकिन ये भी चलता है, बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन का। 3D मेंसुरेशन का जो टॉपिक है फर्स्ट टर्म, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। रिसेंटली कुछ ईयर में फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन आ रहा है और फर्स्ट टर्म का बहुत सारा वैरायटी भी होता है, लेकिन स्पेशली जो कौन का फर्स्ट टर्म है उसी से क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है और इसी का फॉर्मूला आपको पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि यही बार बार आ रहा है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है इस तरह अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर आएगा, कौन का जो फर्स्ट टर्म है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी बनेगा और आपको फॉर्मूला भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटा नहीं रहा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इस तरह भी कॉन्सेप्ट आप लगा लो। क्वेश्चन को देखते हैं। A 35 centimeter high bucket in the form of a frustum full of water। बकेट है, बकेट आप समझ पा रहे हो, कोन को काट के हम लोग जो फ्रस्टम बनता है वो बकेट शेप का होता है। रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स 12 एंड 18 दिया गया है रेस्पेक्टिवली। इफ वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज पोर्ड इन द सिलिंड्रिकल ड्रम whose base radius is 20 centimeter, then what will be the height of water in the drum? ओके तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बस फर्स्ट टर्म है बकेट शेप का जिसके अंदर पानी है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल जो ड्रम है उसके अंदर उसको ढल दे रहे हैं, ठीक है, पोर कर दे रहे हैं। तो अगर पोर करेंगे तो बोला जा रहा है कि रेडियस उसका दिया गया है, तो कितना हाइट तक पानी ऊपर आएगा, ठीक है। तो मामला तो आपको पूरा क्लियर है, मामला है पूरा वॉल्यूम का। तो दोनों का वॉल्यूम अगर हमको पता होगा, फॉर्मूला अगर क्लियरली पता रहेगा तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब वॉल्यूम सिलिंड्रिकल का जो वॉल्यूम है वो तो हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम है, कोन का जो फर्स्ट टर्म है, वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। सिर्फ वॉल्यूम का नहीं, उसका कार्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों का पता रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूलास को डिस्कस कर लेंगे और कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको रटेंगे, ठीक है। रटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको रटेंगे वो हम लोग को समझना है। एक बात समझिए, कोन को कट के इस फर्स्ट टर्म को बनाया गया है, तो कोन के कट के अगर बनाया गया है तो कोन का फॉर्मूला हम लोग को मदद करेगा इसको रटने के लिए। अच्छा देखिए पहली बात, कोन के लिए जो एल का फॉर्मूला होता है दैट इज √h² प्लस r², तो उसी का एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। h² तो आ गया, जो हाइट है उसका स्क्वायर तो आ गया, लेकिन r का स्क्वायर आएगा तो कैसे लेंगे हम लोग, डिफरेंस के फॉर्म में लेंगे, r माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ से अगर एक सीधा लाइन खींचेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी r माइनस r,
तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो एल का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आपका एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। आप अगर कोण का फॉर्मूला से रिलेटेड करके इसको याद रखोगे तो आपका कॉन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। कोण के लिए जो कार्व सरफेस एरिया है, जो कार्व एरिया है उसका सरफेस एरिया कितना होता है ना, वो होता है आपका पाई आर एल। तो यहाँ पे उसका ही एडवांस वर्जन है। कैसे होगा, आर की जगह क्या पुट किया है हम लोग, आर प्लस आर, ठीक है। ऊपर भी एक आर है, नीचे भी एक आर है, तो पाई आर एल की जगह हम लोग लिखे हैं पाई आर प्लस आर इंटू एल। कोण के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो अगर पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आपका आर एल। क्लियर है बात, ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर एल प्लस आर एल। यहाँ पे आर एल है तो आर एल तो आपको लेना ही है, दोनों आर है तो दोनों के लिए अलग अलग लेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, और आर्स का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक तो छोटा वाला आर आ जाएगा, एक बड़ा वाला आर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर एल प्लस आर एल। क्लियर है बात। वॉल्यूम कोण के लिए क्या होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग जानते हैं क्या ना, जब आपका कोई भी ऐसा शेप है जिसका ऊपर में सब जाके एक जगह मीट कर रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसके केस में वॉल्यूम में साइड में 1/3 आता है, ठीक है। अब इसका ही एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए 1/3 पाई आर एच, ये तो आ ही जाएगा। आर स्क्वायर का हम लोग को चेंज करना है, आर स्क्वायर कैसे चेंज करेंगे ना, दोनों आर है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे और दोनों आर को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला आपका पूरा रटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो फर्स्ट टर्म का है उसमें क्या आएगा, 1/3 तो आएगा, पाई आएगा। अच्छा, अब आर स्क्वायर दोनों आर है, ठीक है, दोनों का ही स्क्वायर आएगा। तो पहले आएगा क्या, 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद आएगा 18 का स्क्वायर दैट इज 324। आपको जो बार बार बोला जाता है कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर सीधा याद होना चाहिए, तो उसका जो यूटिलिटी है, उसका जो काम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है ना, आर को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 18 करना है, ठीक है। तो 12 × 18 कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 18 और इधर 10 अगर पकड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 के साथ 36 ऐड होगा तो 216 हो जाएगा। अच्छा, और हाइट कितना है 35। इधर सिलेंड्रिकल के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आ गया, आर स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा। अच्छा, एच है। अच्छा, अब एच का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। पाई तो कट जाएगा, इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब देखिए एच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच दैट विल बी इक्वल टू, आपका ऊपर आएगा 35, इसको ऐड करना है, नीचे आएगा आपका 1200, ठीक है। इसको ऐड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 200 300 100 500 600 हो गया, ठीक है। तो 600 को साइड में लिख लेंगे और इधर क्या, अब देखिए 40 20 और 10 तो 60 और 70 हो गया, और इधर क्या आ रहा है 4 4 और 6 तो 10 14 तो 684 आ गया, आप देख सकते हो 684। क्लियर है बात। अभी तक कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन का हर एक छोटा से छोटा स्टेप आपको बताया। देखिए आंसर जो है आपका पॉइंट पे है, तो पॉइंट पे है मतलब हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, तो 4 300 आ गया, इधर 17 4 68 और 1। अच्छा, अब 5 से जा सकते हैं, 5 7 35 और इधर आपका 60, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। देखिए 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 17 7 119 और नीचे आ गया 60। तो देखिए एक चीज, अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूनी 120, तो 2 से तो नहीं जाएगा तो 1 से ही जाएगा, और कितना रह गया 597 रह गया। 597 मतलब 60 × 8 480 और उसके बाद अगर 60 × 9 करेंगे तो 540, तो 9 से जाएगा।
तो 19.95 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 9 जो आ रहा है एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, बाकी सब में 8 है, 6 है और यहाँ तो 20 है, ठीक है, तो 19.95 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर कौन का जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल बात है, पहली बात आपको फॉर्मूला पर रटा होना चाहिए। फॉर्मूला अगर रटा होगा तभी आप क्वेश्चन को उसी माहौल में कर पाएंगे, उतना कम टाइम के अंदर आपको सोचना भी नहीं पड़े फॉर्मूला के लिए, ऐसा वाला बात। अच्छा ये गया। दूसरा बात जो है आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, क्योंकि मेंसुरेशन में अगर आंसर आपका पॉइंट पे दिया रहा तब आप कोई भी ट्रिक्स तुक्का नहीं लगा सकते, कैलकुलेटिव तुक्का भी नहीं चलेगा, ठीक है, तब लगाना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब पॉइंट में आंसर दिया जा रहा है, मतलब दिया रहेगा, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका भी वैल्यू दिया गया है। आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर ये लेस देन 0 हुआ। अच्छा तो हम लोग को पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, मैं उसको एक्स मान रहा हूँ, एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस 2 इंटू ये वाला पार्ट मतलब 2 इंटू 0.52, तो कितना आएगा 6.25 प्लस आपका 52 इंटू 2 कितना 104 मतलब 1.04, तो कितना आ जाएगा 7.29। अच्छा तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2.7, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये जितना तक मैंने किया अभी तक सब कुछ मैंने सही किया, लास्ट में आके गलती हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यही टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है स्पेशली लास्ट में इफ ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, यही पे सिली मिस्टेक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है और अच्छे से समझ लेना है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर लेस देन 0 है मतलब क्या, वैल्यू नेगेटिव में है, तो वैल्यू अगर नेगेटिव में है तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना है इस बात का, सिली मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है मैं बोलूँगा, ठीक है। नया पैटर्न तो नहीं है लेकिन लैंग्वेज का खेला है पूरा, आपको इसको एक बार पढ़ के समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए, धीरे से पढ़िए लेकिन समझिए चीज़ों को जो बोला जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वॉज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाई 25%। अच्छा मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या बोला जा रहा है, रॉ मटेरियल का जो वैल्यू है वो 25% से बढ़ गया। 25% मतलब क्या, 25% मतलब 4 से 5 हो गया, 25% मतलब 1/4 होता है, अब बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इतना तक। अब देखिए द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब क्या, लेबर कॉस्ट जो है, पहले बात हुआ रॉ मटेरियल का, अब लेबर कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, लेबर कॉस्ट जो है आपका रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का 30% था पहले, अब हो गया रॉ मटेरियल का 38%। क्लियर है बात इतने तक। अच्छा क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज, ठीक है। मतलब आपको पूछा जा रहा है जैसे प्राइस बढ़ गया तो कितना जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो कितना घटाए सो दैट आपका खर्चा आपका सेम ही रहे। अब देखिए दूसरा जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पहले ही 4 से 5 हो गया है, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट में क्या था, 30% था रॉ मटेरियल का, मतलब 4 इंटू 30/100 कितना था आपका लेबर कॉस्ट, ठीक है। और ऊपर में कितना है, ऊपर में है आपका 5 इंटू 38/100, इतना तक क्लियर है। अब टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट क्या होगा, लेबर कॉस्ट प्लस आपका रॉ मटेरियल दोनों को मिला के होता है टोटल कॉस्ट,
है कि नहीं? क्लियर है बात? अब वैल्यू जो है यहां से इतना तक बढ़ा है, तो कॉन्जम्पशन कितना, लागत जो है कितना घटाना पड़ेगा, नहीं यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? देखते हैं, देखिए। तो मतलब मैंने अभी लैंग्वेज को तोड़ के समझा दिया, आप कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। देखिए 5 है प्लस 5 का 38%, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि 5 इंटू 138/100, ऐसा ही तो करते हैं ना हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब नीचे जो है 4 और 4 का 30%, तो 4 इंटू 130/100 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? ये लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए। देखिए 130/100, इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 30/100। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है बात? तो क्या आ रहा है ये चीजें ना, 5 इंटू 138, 100 तो ऊपर और नीचे कट जाएगा और नीचे रह जाएगा 4 इंटू 130। ठीक है बात? अब देखिए 5 26 130, 2 से काटेंगे 2 और इधर 69, मतलब वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ा, वैल्यू बढ़ा 52 से 69 तक। क्लियर है बात? ये खर्चा बढ़ गया है। खर्चा में दो चीज है, एक है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इतना अगर खर्चा बढ़ा तो कंजम्पशन जो लागत है उसको कितना घटाएंगे ना, 69 से आपका 52, तो कितना घटाना पड़ेगा, आपको बोल दिया गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। तो 69 से 52 कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ना, 17 रिड्यूस करना पड़ेगा। 69 - 52 कितना आता है, 17 आता है, तो 17/69 इंटू 100। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझिए। नीचे 69 है, ऊपर 17 है, तो अगर नीचे 68 रहता इसके जगह, तो 17 4 68 और इधर बनता 25। ठीक है, तो 25 के आसपास आंसर होना चाहिए, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। अब 25 से कम भी हो सकता है, 25 से ज्यादा भी हो सकता है, ये आगे वाला बात है। लेकिन आप अगर देखोगे ऑप्शन बी जो है 25.5 है और ऑप्शन डी जो है 24.6 है। ठीक है, मतलब बी और डी दोनों ही हो सकता है, दोनों ही 25 के आसपास है। अब हमको देखना पड़ेगा कि ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मैं बहुत सारी बात बताता हूँ, ठीक है, लॉजिक में लेयर बाय लेयर बताता हूँ, आपको माइंड में बैठना चाहिए क्यों हो रहा है, पूरा लेयर बाय लेयर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो देखिए, तो 68 अगर रहता तो 4 आता, लेकिन नीचे कितना है 69 है, तो 4 से कुछ ज्यादा आएगा, 4 से कुछ ज्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे 4 रहता तो ऊपर 25 आता, लेकिन नीचे 4 से ज्यादा है तो ऊपर 25 से कम आएगा, तो क्या होगा 24.6 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये सब जो है ना एकदम नॉर्मल बात है, एकदम नॉर्मल, लेकिन लॉजिक जो है आपको पूरा बैठना चाहिए दिमाग में कि कैसा क्या हो सकता है। क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का सर्कल से, क्या बोला जा रहा है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी। अच्छा, तो 2 सर्कल हैं जो आपका एक्सटर्नली टच कर रहा है, कहां पे ना, एक्सटर्नली टच कर रहा है टी पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टी। RS is a direct common tangent to the 2 circles touching the circles at P and Q। अच्छा, एक कॉमन टेंजेंट है, दो तरह का टेंजेंट होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए ये है आपका कॉमन टेंजेंट का बात हो रहा है। RS है जो है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और सर्किल को टच करता है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। टी पी क्यू है 42 डिग्री, टी पी क्यू ये जो है ये है 42 डिग्री, ये है 42 डिग्री। पी क्यू टी का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। देखिए कौन सा वाला, इसका वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। देखिए आप एक चीज समझिए, हम लोगों को पता है कि ऐसा केस में जो ये ट्राइंगल फॉर्म होता है ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्यू होता है, मैं बता दूंगा, पहले देख लीजिए, ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का समेशन एंगल टी पी क्यू
और एंगल पी क्यू टी दोनों का समेशन 90 डिग्री, तो ये 42 है तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब एक चीज देखिए, क्यों मैंने बोला कि ये जो ट्राइंगल बनता है पी टी क्यू, ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी क्यू क्या है ना, कॉमन टेंजेंट है। अगर और एक टेंजेंट मैं अगर ड्रॉ करूं ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये और ये बराबर हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ से ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, तो दोनों ही टेंजेंट का वैल्यू सेम होगा। इसी तरह अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करें तो यहाँ से ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट का वैल्यू सेम ही होगा। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं बताओ। अब हम लोग को पता है ये जो प्रॉपर्टी है ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी। ये जो लाइन है ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का मीडियन। ये लाइन इससे और इन दोनों से बराबर होता है। ये एक ही ऐसा लौता प्रॉपर्टी है जो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में होता है। तो अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो हम लोग बोल पाएंगे ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ क्या। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का दो मेथड होता है, एक तो हम लोग बेसिक से करेंगे बड़ा करके, और दूसरा छोटा प्रोसेस। ठीक है, पहले हम लोग छोटा प्रोसेस का बात करेंगे, जिसके लिए लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, लॉजिक को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 kg more for 272 रुपीज। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। प्राइस में 15% घटती हुआ, अगर प्राइस में 15% घटती हुआ, कमी हुआ, ठीक है, तो एक बंदा जो है 272 रुपए में 2 kg ज्यादा चीज, 2 kg ज्यादा सॉल्ट खरीद सकता है। क्लियर है बात। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो 2 kg सॉल्ट है, 2 kg जो सॉल्ट है, इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस होगा 272 का 15%, है कि नहीं बताओ। लॉजिक को और एक बार ध्यान से समझिए, कितना घटा 15% से, किसके ऊपर घटा 272 के ऊपर। अब 272 के ऊपर 15% घट गया, इसके लिए क्या हुआ 2 kg ज्यादा वो ले पा रहा है। ठीक है, तो 272 का जो 15% है, जो वैल्यू निकल के आया वो घटा, मतलब वो घटा इसलिए तो 2 kg ज्यादा ले पा रहा है कि नहीं बताओ। तो 2 kg का प्राइस जो घटा हुआ वैल्यू है वो है। ठीक है, मतलब 272 का 15%। ये लॉजिक आपको बैठाना चाहिए। क्लियर है बात। नहीं तो और भी मेथड होता है, जैसे प्राइस जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो घटता है आपका 100 से 85, मतलब 20 से 17, और कंजम्पशन जो बढ़ता है वो कितना होता है 17 से 20। अब आप देखते हो ये जो डिफरेंस है 3 है 2 के बराबर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक जो है ये आपको समझने आना चाहिए। क्लियर है बात। देखते हैं अभी 272 का 15% कितना आ रहा है, 4 से कटेंगे तो 25 आ जाएगा इधर, और इधर 6, 24 और 8 से 32, 5 5 25, 5 3 15, ये आ गया 68 इंटू 3। कैसे करेंगे, 60 से करेंगे 180 और 8 से जाएगा 24, तो 204/5 कितना निकल के आया, या 5 4 20, तो 40 से जाएगा और 8। ठीक है, इतना रुपीस। मतलब 272 में जो 15% डिडक्शन हुआ है, 272 का 15% यही है 2 किलो का वैल्यू। तो 2 किलो का वैल्यू अगर यही है तो 1 किलो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलो का वैल्यू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20.40 हो जाएगा आपका आंसर। ये जो लॉजिक है ये आपका पहली बार दिमाग में नहीं आएगा, इसको आपको घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉजिक अगर एक बार बैठा लोगे तो ये जो बड़ा प्रोसेस होता है, ये साइड में मैंने जो दिखा है, ये आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डीआई का पाई चार्ट से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन व्हिच 2 ग्रेड्स टेकन टुगेदर is the number of students 54 less than the number of students in grades B and E taken together। मतलब B और E पे जितना स्टूडेंट है उससे अगर 54 माइनस करेंगे तो ऐसा कौन सा 2 ग्रेड में आएगा। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर है। अब देखिए B और E
बी और ई दोनों का मिला के कितना आ रहा है? दोनों का मिला के आ रहा है 35%। देखिए हम लोग इंडिविजुअली फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन क्या शॉर्ट में कैसे करेंगे सोचिए। देखिए तो 35% आ रहा है बी और ई को मिला के। अब 54 है लेस, तो 54 कितना परसेंटेज होता है? 54 होता है 1800 का, आप देख ही सकते हो 3%। ठीक है 3%। मतलब बी और ई का अगर 35 है तो इससे कम 3 कम 32, मतलब कौन सा दोनों ग्रेड को मिलाकर 32% आना चाहिए। ठीक है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को किया, लेकिन शॉर्ट में किया, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आया हम लोगों का। तो 32% हम लोग को देखना है कौन सा दोनों को मिला के आएगा। आपको ऑप्शन चेक करना है सी और ई। सी और ई को मिलाएंगे तो 24 और 8 32 यहीं पे आ रहा है। ठीक है सी और डी को मिलाते हैं तो 24 और 11 कितना आ रहा है? 35। बी और डी को अगर मिलाएंगे तो 27 और 11 38 आ रहा है। ए और ई को अगर मिलाएंगे तो 30 और 8 38 आ रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा घुमा कर किए, लेकिन लॉजिक आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है आसान क्वेश्चन था। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुँचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए
और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।